Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. अब कल जो हमने सीखा था, कल जो भी डिस्कस किया, उसमें किसी को कोई क्वेरी आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है ना सभी? ठीक है। और जो कल एग्जाम्पल दिया था मैंने, शेयर किया था, वो आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की? Yes, sir. ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको शेयर करता हूँ और उसके बाद आप मैच कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती की। ठीक है? Okay, sir. और जो गलतियां की उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसको यानी ध्यान में रखिए कि वो चीजें आपको नहीं, वो गलतियां आपको दोहराना नहीं है। ठीक है? ये वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने कल। Yes, sir. Yes. ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए, अब आपने जो आंसर बनाया है उसमें देखिए कहीं क्या कोई मिसमैच आ रहा है, कहीं कुछ चीजें भूल गए हो आप, या कुछ गलती लग रही है? Yes, sir. जो थर्ड एडिशन है वो तो इसमें जहाँ पे आपने किया है वहाँ पे मैंने नहीं किया, वो तो मैंने नीचे लिखा था ISBN के नीचे, वहाँ पे नहीं, सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड एडिशन उसके नीचे नहीं आएगा। ये एडिशन यहाँ पे कहीं भी लिखा हो, एग्जाम्पल में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी दी हुई हो सकती है। यहाँ ISBN के नीचे लिखा हुआ है तो ISBN के नीचे होगा, ऐसा नहीं है। Okay, sir. ISBN जो एडिशन है उसकी स्पेस यही है, जो सर ऑथर ईडी भी है। लगेगा ना? यस, सर थर्ड के बाद ईडी लिखना है। हाँ, वो एडिशन के लिए एडिशन है। ईडी लिखना है आपको। एडिशन स्टेटमेंट कभी भी आएगा ना तो इसी तरह से लिखना है आपको। थर्ड एडिशन हो, सेकेंड हो, फोर्थ हो। फर्स्ट एडिशन अगर लिखा भी है कहीं तो फर्स्ट एडिशन हम कभी मेंशन नहीं करते हैं। और सर जो ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग में सिर्फ इकोनॉमिक्स और डैश रिसर्च है, मैंने आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च लिखा। क्या लिखा आपने? मैंने आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च लिखा, जैसे सब्जेक्ट आपने में? एग्जाम, हाँ। देखिए, सब्जेक्ट में ये ना, आर्ट और प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट नहीं हुआ। सर जो सब्जेक्ट आपका मेन ट्रेसिंग, सब्जेक्ट है ना, ये है। आप अगर यस इसका क्लासिफिकेशन नंबर बनाओगे तो इस पे बनेगा, ये आर्ट एंड यस प्रैक्टिस पे नहीं बनता है। इकोनॉमिक तो ये जो है ये वो नहीं है, ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं, ये केवल टाइटल को क्या उस तरह से बनाने के लिए लिखा हुआ है। सर इसमें डैश क्यों दिया बीच में, इकोनॉमिक्स और हाँ रिसर्च के बीच में? वो इसलिए, देखिए, वो इसलिए क्योंकि ये हमने देखे टेबल से लिया था। ये जो है ना पार्ट, ये हमने टेबल से लिया था, इसलिए हमने डैश लिख दिया। वैसे देखिए, ये जो पार्ट है ना, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो एरिया है, ये हो सकता है कि डिफर करे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और इसके ये जनरली कहाँ से बनता है? ये बनता है CS लिस्ट से। आपको CS लिस्ट दी जाएगी, CS लिस्ट और सब्जेक्ट हेडिंग आपको दी जाएगी एग्जाम में, और वहां से आपको सब्जेक्ट हेडिंग चूज करना होता है। आप इसको देखिए, ये वाला क्लासिफिकेशन जैसे हमने सीखा है, 330 क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है ना। सर Yes. वहाँ पे मैंने यस सर। कॉल नंबर करके लिखा है तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ यही कॉल लिखना नंबर नहीं लिखना है वहां पे आपको, जैसे यहाँ पे है ना, केवल इतना ही लिखना है आपको। आपको वहां पे ये कॉल नंबर है ऐसा नहीं लिखना है। ओके सर। यहाँ पे आपने क्या इस पे ये लिख दिया कॉल नंबर? यस सर, कॉल नहीं नहीं, नंबर वो नहीं करके। लिखना है, वो गलत हो जाएगा, वो नहीं लिखना है आपको। ओके सर। और ठीक ऐसे है, ही नीचे ये मैंने जैसे दिख रहा है ACC ना, नंबर को, ये हाँ। देख के ही पता चल रहा है कि ये कॉल नंबर है। वहां पे हमें ये बताना नहीं है, जैसे ये हेडिंग ऑथर है तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि ये ऑथर है। ओके सर, वो ठीक तो है, नहीं किया, लेकिन उधर कॉल नंबर लिख दिया और इधर ACC नंबर करके फिर ये वाला लिख दिया नंबर। नहीं नहीं, वो नहीं लिखना है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना, बस वही लिखना है आपको। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं भी नहीं लिखना है। ये टाइटल है तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिखोगे कि ये टाइटल लिख रहे हो आप। सर वो
ट्रेसिंग में आपने कल वो राइटर ऑथर का भी नाम लिखा था इधर हाँ वो लिखा था, यहाँ क्यों पे लिखा था, क्यों लिखा था मैंने? सर इसमें भी तो तो ऑथर है तो सर क्योंकि उसमें 2 ऑथर थे दो सर, इसमें है इसके सिंगल तो ऑथर है। हाँ वो जो कल एग्जाम्पल बताया था ना, वहां पे कितने ऑथर थे, 2 ऑथर थे, तो हेडिंग में एक ऑथर का नाम आ गया। अब दूसरे ऑथर का कहाँ जाएगा, तो दूसरे ऑथर का फिर हमने दूसरा कार्ड बनाया ट्रेसिंग में, है ना। यहाँ तो एक ही ऑथर है तो उसका हेडिंग में नाम आ गया, अब दूसरे ऑथर है ही नहीं तो यहाँ क्यों लिखेंगे हम। और अगर यहाँ लिखेंगे मतलब उसकी एंट्री बना रहे हैं, तो इसकी एंट्री तो ऑलरेडी मेन एंट्री बन चुकी है, इसकी 2 एंट्री क्यों बनाएंगे। ठीक है। सर ये ट्रेसिंग वाला फिर से समझा दीजिएगा कैसे करना है। ट्रेसिंग जो है ना, देखिए ट्रेसिंग में ये एक तो सब्जेक्ट वाला कंपोनेंट है और दूसरी एडेड एंट्रीज होती है। एडेड एंट्री में टाइटल भी आ सकता है, ऑथर भी आ सकता है, सीरीज भी आ सकती है। ठीक है। सर तो इसमें यहाँ डबल फुल स्टॉप क्यों लगा हुआ है? ये रिसर्च ये के वाला बाद ये पूरा हो गया ना, ये वाला ये जो अरेबिक नंबर से सब्जेक्ट वाली एंट्री होती है, सब्जेक्ट वाला कंप्लीट हो गया, फिर ये टाइटल है। यहाँ पे 2 तरह की अलग अलग हेडिंग्स यूज कर रहे हैं। ये जो है अरेबिक नंबर में है और ये रोमन नंबर में। सर ऑथर टाइटल ये सब रोमन में होगा। हाँ ऑथर रोमन में होगा, टाइटल रोमन में होगा, अगर सीरीज आ जाती है कहीं पे तो सीरीज भी इसमें होगा रोमन में। अरेबिक में केवल सर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अलावा सब सब्जेक्ट एक कुछ से रोमन में ज्यादा होगा। हो बोलिए। सर मैं पूछ रही थी सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकता है क्या, या हाँ एक ही हो सकता रहेगा? है, सब्जेक्ट आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है एक सब्जेक्ट बनेगा, आप एक बनाइए, आपको लगता है 2 लग रहा है 2 बनाइए, 4 लग रहा है 4 बनाइए। सब्जेक्ट डिपेंड करता है कैटलॉगर के ऊपर। जो कैटलॉगिंग कर रहा है उन्हें लगता है कितने सब्जेक्ट बन सकते हैं इसके, तो उतने सब्जेक्ट आप बना सकते हो, तो वहां उस पर कोई इतना इशू नहीं है। सर फॉरनर बुक जो है उसका स्टेट का नाम मतलब यूके अगर लिख दे वो फाइनल नहीं है क्या सर? नहीं उसमें यूके नहीं, शहर का ये नाम भी मेंशन करना यूके पड़ेगा। तो स्टेट का नाम है, यानी देश का नाम है। देश का, हाँ सर, हाँ इससे और आगे आपने ये लिखा यूके हुआ है यूके चल। जनरली ऐसे शहरों के नाम बाद में आता है जिनको हम पढ़ के पहचान नहीं पाते हैं। अभी जैसे लंदन लिखा होगा ना, तो लंदन में जनरली यूके नहीं लिखा होता है। लंदन आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूके में है। न्यूयॉर्क अगर पढ़ता है लिखा है तो आप पता चल जाएगा आपको कि ये अमेरिका में है। ठीक है। नहीं, ओनली यूके लिख दे तो सर? नहीं केवल यूके नहीं लिखना है, ये आपको जो एग्जाम्पल में दिया है ना वो लिखना है ना। यूके एक देश का नाम है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन में देश नहीं आता है, वहां पे सिटी आती है, कौन सी जगह पे पब्लिश हुई है। लेकिन मोस्ट ऑफ इन बुक्स में सर इनका वही देश का नाम ही दिया होता है, जगह का बहुत कम दिया होता है अगर नाम। एग्जाम्पल में आपको देश जगह का नाम नहीं दिया है तो फिर आपको नहीं लिखना है ना। अगर आपको जो एग्जाम्पल दे रहे हैं अगर वहां पे जगह का नाम नहीं लिखा है तो वहां पे एसएल लिखना होता है जनरली। देखिए S.L, ठीक है ना। अगर जगह का नाम नहीं है ना तो S.L लिखते हैं हम। मतलब ओके सर सर। मतलब इसकी कोई लोकेशन दी हुई नहीं है, इसका मतलब ये है नो लोकेशन। और सर यहाँ जो आपने सेकंड लाइन में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसी में ऑथर का नेम, तो ऑथर का नेम अगर हाफ ऑथर का नेम ऊपर लाइन में और नीचे लाइन में आ जाए तो आधा आधा करके तो चलेगा क्या? ऐसे नहीं आएगा, ये जैसे पोजीशन ऑथर का नाम है। अच्छा यहाँ वो पे, सर फर्स्ट लाइन नहीं, सेकंड यहाँ लाइन। पे हाँ यहाँ। यहाँ पे तो चलेगा। अगर यहाँ पे आपकी लाइन लंबी हो गई तो यहाँ पे केवल सिमोन आ रहा है और बाकी का हाँ यहाँ पे डब्ल्यू बॉम्ब मेकर यहाँ पे आ रहा है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। यस सर। ठीक है, तो वो इशू नहीं है कि आपका आधा नाम यहाँ पे आ रहा है आधा थर्ड लाइन में आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी सब कुछ करेक्ट है सभी का? यस सर। ठीक है, ज्यादा ध्यान Yes, किस sir. पे जो रखना है? सब लिखना है वो क्या सर, जो स्मॉल लेटर में ही सब लिखना है? हाँ, ये सभी स्मॉल लेटर में लिखना है, ये आपको पेंसिल से लिखना है। और ये, हाँ, ये वाला जो है ना, इसमें यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन ये हमेशा कैपिटल में आता है। सब्जेक्ट Okay, sir. हमेशा कैपिटल में आएगा। तो अगर बाई चांस किसी ने स्मॉल लेटर में लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे? हाँ, स्मॉल लेटर में लिखा तो मार्क्स, आधा मार्क्स ऐसा कुछ कट जाएगा। और जो कॉल आपने नंबर है ऊपर उसमें जो ऑथर सर का जो नाम है वो आप कैपिटल हाँ में रहेगा कि स्मॉल में रहेगा? नहीं, ऑथर का नाम हमेशा स्मॉल में ही होगा, लेकिन जब ऑथर, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए फर्स्ट लेटर उसके कैपिटल आते हैं, ये तो पता ही है ना आप लोगों को। यस सर, लेकिन हाँ। मतलब नहीं सर, वो कैपिटल जो कॉल नंबर के साथ जो लिखा हुआ है सर नेम का जो थ्री ये वर्ड है वो ये तो वाला। ये वो तो कैपिटल आएगा, कैपिटल ही फर्स्ट थ्री रहेगा ना। लेटर, ये फर्स्ट थ्री लेटर कैपिटल में आएंगे। यस सर। ओके। ये फर्स्ट थ्री लेटर जो लिखते हैं ना, ये हमेशा कैपिटल में आएंगे, ये वाले, ये कैप्स में लिखना है आपको, ठीक है। और आपको ध्यान कहाँ रखना है सबसे ज्यादा? आपके जो ये पंक्चुएशन मार्क्स है, इस पे ज्यादा ध्यान रखना है। इसके मार्क्स कट जाते हैं, आधा ही मार्क्स कटता है, लेकिन आधा इधर कट गया, आधा इधर कट गया, आधा इधर कट गया, ठीक है। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन उससे होता है, उससे आधे तो पंक्चुएशन में कट जाते हैं। और अगर आपकी हेडिंग गलत हो गई, ये वाली हेडिंग आपकी गलत हो गई, तो फिर आपके मार्क्स 0 हो जाते हैं, फिर आपने चाहे जो लिखा हो। सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 7 मार्क्स का होता है, 7 मार्क्स का होता है। इसमें शायद 3 और 4 का कुछ कैलकुलेशन है। 4 मार्क्स का AACR होता है और 3 मार्क्स का मार्क होता है, ऐसा कुछ है। सर लिखने में ज्यादा लाइंस ली जा सकती है? हाँ, जैसे कि अगर ये इसमें तो छोटे में है, लेकिन जब हम कॉपी में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, ज्यादा हाँ, जगह घेर रहा है। हाँ। तो मतलब ज्यादा जगह घेर रहा है तो फिर उतना लिया जा सकता है कि इसका कोई नाप आप है इसको कि बड़ा बना दीजिए ना, आप एक कार्ड के साइज को है ना, इसको बड़ा बनाइए, ज्यादा छोटा मत बनाइए। एक जैसे आप नोटबुक जो है, एक नोटबुक में 2 बनाइए, बड़े बड़े बनाइए, ताकि आप उसको आराम से लिख पाए, वरना फिर बहुत पंक्चुएशन मार्क्स दिखाई नहीं देते हैं फिर, यस। है ना। तो आप बड़ा बना सकते हो अपने कार्ड को। लेकिन अगर आंसर सर शीट, जैसे आपने बोला था कि कल आंसर शीट में छप के आएगा, तो उसके अंदर ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर अगर छप के आएगा ना, तो फिर आपको बड़ा ही आएगा। वो छप के आएगा तो बहुत छोटा नहीं आएगा, पूरी आंसर शीट का यानी पेज का की साइज का बन के आएगा, वो बहुत बड़ा आता है उसमें, ओके ओके। है ना। और सर जो हमारे असाइनमेंट मिले थे उसमें तो स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है, तो अगर हम वैसा उस हिसाब से नहीं बनाएंगे नहीं तो नहीं नंबर नहीं नहीं नहीं, कटेंगे? उसमें भी स्टैंडर्ड साइज से नहीं बनाना है। वो जो 7.5 वाली साइज है ना, वो साइज आपको नहीं लेना है, वो बहुत छोटा हो जाएगा। स्टैंडर्ड साइज बनाओगे तो इतना छोटा सा होगा वो, यस ठीक है सर, ना। उसमें तो आधी एंट्री भी नहीं हो पाएगी। हाँ, तो पेन से वो टाइप फॉर्मेट में करना है ना, तब होता है वो। तो वो मत कीजिए आप, बड़ा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ठीक है। हट वो गया। केवल आपके नॉलेज के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि कार्ड की साइज जो है वो 7.5 to 12.5 होती है, ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। ओके, अब इसकी यस सर। एडेड, अब देखिए ये जो है ये मेन एंट्री है। अब इसकी एडेड एंट्री देख लीजिए। एडेड सर एंट्री ये इस जो तरह से, यस, सर ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं पैराग्राफ में, बिब्लियोग्राफी जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सर, उसका लेटर भी स्मॉल कैपिटल इसमें कुछ होता है क्या? नहीं, ये इसको सारे स्मॉल रहेंगे। इसमें जो है ना सेंटेंस केस होते हैं, सभी स्मॉल रहेंगे। ओनली स्मॉल लेटर में? हाँ, ये सारा आपको स्मॉल ही लिखना है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है
ठीक है, यस सर। नाउन अगर है तो ही आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, फर्स्ट लेटर। अगर इंडिया लिखा है तो इंडिया का आई फिर आपको कैपिटल लिखना है, वो चाहे यस कहीं सर। भी आए। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये जगह का नाम है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं, तो ये सर चीज ये आपको। सिर्फ एडिशन नहीं समझ में आया था, बाकी सारा सही है। ठीक है, वो तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, इतना आपका सही है तो वेल एंड गुड, अच्छा है ना। लेकिन सर ये एडिशन समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे करना है सो। हाँ, तो वो हमेशा जो ऑथर वाला स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद आता है, इसके बाद डॉट एंड डैश लगता है, फिर स्टेटमेंट ये एडिशन आता है, फिर डॉट एंड डैश आएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, तो ये कौन सी एंट्री है, ये सब्जेक्ट एंट्री है। सब्जेक्ट एंट्री में कुछ नहीं होगा, इसमें यहाँ पे आपको केवल सब्जेक्ट लिखना है, और वो भी कैप्स में। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, रेस्ट एज इन मेन एंट्री। ये सारा आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मत रिपीट कीजिए, यहाँ पे केवल इतना लिख दीजिए, नहीं तो ये सब आप लिखोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपका, है ना। रेस्ट एज इन मेन एंट्री लिख दीजिए, एज इन। तो ये क्वेश्चन में कभी आएगा सर कि क्या सब्जेक्ट, ये जो आप अभी बता रहे हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा क्या एग्जाम में कि कौन सा एडेड, क्वेश्चन? तो ये सब्जेक्ट एंट्री कहाँ रखनी है, ये एडेड एंट्री कहाँ होती नहीं है? नहीं नहीं, वो केवल आपको याद रखना है कि कितनी एंट्री बनेगी, तो उस जो जैसे ये एंट्री आप बना रहे हो ना, तो इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट एंट्री है। सर मेन एंट्री ही सब्जेक्ट एंट्री होती है ना? मेन एंट्री, मेन एंट्री ही सब्जेक्ट एंट्री होती है ना सर? हाँ हाँ, हो सकती है, हो सकती है, लेकिन उसको फिर सब्जेक्ट एंट्री नहीं बोलते, उसको मेन एंट्री ही कहते हैं। मेन एंट्री भी सब्जेक्ट एंट्री हो सकती है, नहीं सब्जेक्ट एंट्री नहीं हो सकती है, सॉरी, सब्जेक्ट एंट्री मेन एंट्री नहीं होगी, है ना। टाइटल एंट्री हो सकती है, सब्जेक्ट एंट्री नहीं है, ये सब्जेक्ट एंट्री बनानी पड़ती है, एडेड एंट्री है ये। तो जो ट्रेसिंग में जो कुछ बनाते केसेस हैं में होती भी है, कुछ केसेस में होती भी है सब्जेक्ट एंट्री। तो भी ट्रेसिंग में जो हेडिंग रहती है वही सब्जेक्ट एंट्री हो जाती है। कुछ, हाँ, कुछ क्वेश्चंस में हो जाती है, सब्जेक्ट मेन एंट्री जो है वो सब्जेक्ट एंट्री हो जाती है, कुछ होते हैं ऐसे एग्जांपल्स, रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे मेन एंट्री सब्जेक्ट एंट्री हो जाती है। सर इसकी मेन एंट्री क्या बनाई थी आपने? मेन एंट्री ये पूरी मेन एंट्री है ना, रुकिए, ये मेन एंट्री है, केवल ये रही मेन एंट्री, देखिए ये मेन इसमें सर एंट्री, सब्जेक्ट नहीं लिखा हो रहेगा? हाँ। हाँ ये मेन एंट्री है, ये हम्म। मेन एंट्री है इसकी। ठीक है, रूल क्या होगा, क्योंकि एक ही ऑथर है और इसलिए क्या होगा, वो हाँ। एक यानी फर्स्ट ऑथर का, फर्स्ट ऑथर से मेन हेडिंग बनेगी, हम्म। वो हेडिंग लिख दिया हमने, फर्स्ट ऑथर का नाम लिख दिया, और यहाँ पे एज यूजुअल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल लिख दी। यस सर। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट एंट्री में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये सुपर हेडिंग में यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे कैपिटल में, तो ये हमारी सब्जेक्ट एंट्री बन गई, उसके बाद हमारी ये टाइटल एंट्री बन जाएगी, ये टाइटल एंट्री। तो ये एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा? हाँ, एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पूछा रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे बनाना है या फिर जैसा हम लोगों ने अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व किया था सर कि वैसा रखना है? कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व किया था? अभी जो आपने एग्जाम्पल होमवर्क दिया था, तो हाँ, जो हम लोग सॉल्व करके आए हैं उसी पैटर्न पे लिखना है या फिर इस तरह से लिखना है जैसा अभी अभी आप बता रहे हैं कि मतलब ऊपर इसी तरह से आपको सॉल्व करना है ना, सॉल्व तो इसी तरह से करना है। सब्जेक्ट एंट्री, फिर इस तरह से मेन एंड टाइटल हाँ, एंट्री। वो जो आपने कार्ड बनाए हैं ना, जो आपकी एंट्री बनी है उसके ऊपर आपको हेडिंग में लिखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट एंट्री है या टाइटल एंट्री है ना, या एडेड ऑथर एंट्री है, वो आपको लिखना होगा ऊपर। आपको यानी केवल एक एंट्री नहीं बनानी है, इस कार्ड की जैसे ये एग्जांपल है ना, इसकी कितनी एंट्री बन रही है, इसकी 3 एंट्री बन रही है। तो क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा नहीं है, बनाना पड़ेगा अपने आप नहीं, से। वो वहां पे नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको कितनी एंट्री बनानी है,
वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी एंट्री बनेगी। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा होगा कि आपको 2 एंट्री बनानी है, 3 एंट्री बनानी है। आपको केवल इतना लिख के आएगा कि ASR 2R के रूल के अकॉर्डिंग इसकी कैटलॉगिंग कीजिए। तो कैटलॉगिंग में हम लोग मेन एंट्री करेंगे, फिर हाँ, सब्जेक्ट सबसे एंट्री पहले आप मेन करेंगे, फिर एंट्री टाइटल। बनाओगे। यस, सबसे पहले मेन एंट्री बनाओगे, मेन एंट्री में फिर ट्रेसिंग बनाओगे, और इस ट्रेसिंग के आधार पे फिर आप बनाओगे इसकी एडेड एंट्री। तो ये ट्रेसिंग के आधार पे हमारी 2 एडेड एंट्री बन रही है, तो तो 2 इस एडेड तरह एंट्री से हमने बना दी। तो इस तरह कैसे तीन जगह पे इस तरह के कैटलॉगिंग करनी पड़ेगी, हाँ, या 3 फिर कार्ड बनेंगे। यस, 3 जगह करनी पड़ेगी, 3 जगह? वही तो, है ना। क्योंकि एक जगह करेंगे तब तो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, उसी में बहुत गलत गलत सा हो नहीं नहीं, जाएगा। एक ही में नहीं होगा। एक ये फर्स्ट एंट्री यानी फर्स्ट जो आपका कार्ड होगा, फर्स्ट आप ऐसा बॉक्स बनाओगे यानी फर्स्ट कार्ड बनाओगे, उसमें केवल ये जो दिख रहा है वही लिखना है। यस सर, यस फिर सर, दूसरी बार फिर जो सब्जेक्ट एंट्री है वो दूसरे कार्ड में लिखना है पूरा, यस है ना। यस। इसीलिए इसीलिए तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें आप है ना रिपीट नहीं करना है फिर से। ये वाली चीजें यस फिर से सर। आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये सारा फिर से लिखोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा बार बार, है ना। तो तो यहाँ एग्जाम पे एक बार पेपर में इस टाइटल तरह से, एंट्री का दिखा दीजिए। सर यस, एग्जाम पेपर में इस तरह से एक ही क्वेश्चन के 3 बन के आएंगे, या फिर हमें खुद से बनाना रहेगा? अगर देखिए वहां पे जो है, वहां पे अगर छप के आया ना तो ब्लैंक छप के आएंगे। जैसे कि समझिए अगर 5 क्वेश्चन आया, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से वो लगभग 15-20 छप के आएंगे। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन है और एक की मिनिमम आप 3 काउंट कर रहे हो कि 3 बॉक्स, एक का 3 कैटलॉग कार्ड बनेंगे एक एंट्री एक क्वेश्चन के, तो 5 के कम से कम 15 बनेंगे, तो 15 से 20 छप के आएंगे वहां पे। सर टाइटल एंट्री एक बार दिखा दीजिए। हाँ, ये टाइटल एंट्री। तो सर इसमें पूरा सर टाइटल पूरा मेंशन नहीं टाइटल किया? नहीं लिखेंगे? नहीं, पूरा पूरा टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेन टाइटल है वही लिखिए आप, सब टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। लिखने से रॉन्ग हो जाएगा क्या? नहीं, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है। अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन लिखोगे तो यहाँ तक नहीं आएगा ना, तो सेकेंड लाइन यहीं से शुरू होगी, ये फिर इधर उधर नहीं जाएगा। ये वाली हेडिंग जो है, तो सेकेंड इंटेंशन से ही स्टार्ट होगी मतलब? हाँ, सेकेंड इंडेंशन से ही शुरू होगी। सुपर जो ये वाली हेडिंग है वो। क्लियर? यस। यस सर। ठीक है, ओके। फिर अगर इसका कार्ड बनाते हो तो इस तरह का कार्ड बनता है। जो ओरिजिनल कार्ड होता है ना वो इस तरह का होता है, देखिए। यहाँ पे वो लाइंस वाइंस कुछ नहीं होती है, सिंपल कार्ड ऐसा दिखाई देगा। तो कहीं कहीं होती है लेकिन लाइंस। कुछ जगह वो हाथ से बनाते हैं तो छाप देते हैं, है ना, लेकिन जो ओरिजिनल कार्ड होता है ना उस पे लाइन नहीं होती है। अच्छा, इसका मार्क बनाया आप लोगों ने? यस सर, कोशिश तो किया है। कोशिश किया है, चलो चेक करते हैं। देखिए, मार्क एंट्री आप बनाते हो ना, तो आपको कैसे बनाना है। आपके पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आपको क्या लिख देना है, आपको टैग लिख देना है इसका, और उसके बाद उसको बाद में अरेंज कर देना है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब आप टैग बताते जाइए कि इसका कौन सा टैग है। इसका टैग है 100 है सर। 100। 100, ठीक है, और $A, हाँ, $A। ठीक है। वो तो सब फील्ड में आएगा। हाँ, फील्ड में, सब फील्ड। और ये टाइटल, टाइटल में इसका क्या आएगा? टाइटल में 245 245, और $A। हाँ, इसका $A। और ये वाला जो सब टाइटल है इसका $B। यस सर।
ठीक है, वो डॉलर सी लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था उसमें नहीं था सब टाइटल, इसलिए डॉलर बी वहां पे नहीं था। और ये ऑथर फिर से आएगा तो ये डॉलर सी स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, डॉलर सी में। और ये डॉलर ये 100 में आता है तो ये कैसे आएगा, ये इनवर्स फॉर्मेट में आएगा। यस सर, पहले ठीक है, बाउ मेथड हाँ ओके। पब्लिकेशन डिटेल 260 यस 260। अब इसमें जो है ये डॉलर ए में आएगा, ये बी में आएगा और ये सी में आएगा। डॉलर ए में प्लेस आएगा हाँ, डॉलर और बी में पब्लिशर आएगा, डॉलर सी में पब्लिशर आएगा ईयर और आएगा। डॉलर सी ईयर आएगा। ठीक है, ये कॉल नंबर कहाँ पे आएगा, कॉल नंबर ISBN नंबर ना सर, नहीं ये कॉल नंबर 082 क्लासिफिकेशन में नंबर। आएगा सर। 082 में। यस 082। ठीक है, पेज नंबर्स पेज नंबर फिजिकल डिस्क्रिप्शन 300 300 300 में आएगा। 300। ठीक है, और इसमें ये डॉलर ए में आएगा। यस सर, पेजेस ठीक है, डॉलर ए में आएंगे, फिर ये डॉलर साइज सी है, में साइज, डॉलर सी में ये साइज आएगी। फिर ISBN नंबर कहाँ आएगा, ISBN नंबर आएगा 020 में, 020 020। में। यस डॉलर ए। ठीक है। अब ये एडिशन कहाँ आएगा, इसका नहीं बताया था मैंने, है ना, यस चलो सर, इसका भी देखते हैं। 250 में आएगा सर, 250 में आएगा। ओके ठीक है, 250 में आएगा एडिशन। तो ये 250 में आएगा सर, तो ये डॉलर बी करके लिखा रहेगा या क्या, डॉलर ए में ही रहेगा? डॉलर ए में ही रहेगा। डॉलर ए में आएगा। ये रहे देखिए टैग सारे। सर कॉल नंबर ये DDC नंबर रहेगा। हाँ, कॉल नंबर जो होता है वही DDC नंबर है। ओके। ठीक, ये टैग्स हैं और उसके अलावा ये टैग्स सारे। अब देखिए यहाँ पे हमने इकोनॉमिक रिसर्च लिखा है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो मेन टर्म है, मेन टर्म यानी वो डॉलर ए में आता है। और उसका कोई सब यानी डैश करके कुछ भी लिखते हैं जनरल सब डिवीजन, तो वो डॉलर मैंने एक्स में आता है। यहाँ पर मैंने टॉपिकल टर्म में डॉलर ए में ही दोनों लिख दिया था, इकोनॉमिक रिसर्च। वो आपने डैश नहीं किया होगा तो इकोनॉमिक रिसर्च पूरा डॉलर ए में आएगा। अगर डैश किया है तो इकोनॉमिक्स डैश यहाँ पे नहीं आएगा किया। और हाँ, इकोनॉमिक्स यहाँ पे आएगा और रिसर्च जो है वो यहाँ पे आएगा डॉलर एक्स तो में। ऐसे लिखना है जैसे एग्जांपल में आप दिखा रहे हैं, या फिर जैसे मतलब एक एक सीधा एक में ही लिख देना है, कैसा सही रहेगा? ये सही रहेगा। अगर आप डैश लगा रहे हैं ना, अगर आपने डैश लगाया है तो मतलब वो मेन टॉपिकल टर्म हो गया और वो दूसरा जो है वो डॉलर के बाद है वो सब डिवीजन हो गया है। और यहाँ पे ये डॉलर एक्स क्यों आया है? ये डॉलर उसकी फील्ड का नाम है, सब फील्ड का नाम है डॉलर एक्स। डॉलर एक्स जो है ना उसकी सब फील्ड का नाम है, क्योंकि इसके बहुत सारे टॉपिकल टर्म है। इसके अंदर जैसे ये जो टॉपिकल टर्म है ना, इसका रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तो बताता सर हूँ। डॉलर ए करके इकोनॉमिक्स रिसर्च ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखते हैं तो भी चलेगा। डैश नहीं लगाना है, सिर्फ हाँ, ऐसे ही डैश नहीं लगाना, डैश लगाओगे मतलब आपने उसके वो एक मेन टर्म है, एक उसका सब डिवीजन है, वो काउंट होगा। ठीक है। अब ये जो है ना, ये जैसे टॉपिकल टर्म, इसके सब डिवीजन बहुत सारे हैं। फर्स्ट में इसका मेन टर्म आता है, मेन टॉपिकल टर्म। उसके बाद इसका ज्योग्राफिकल सब डिवीजन आता है, इसका फॉर्म सब डिवीजन आएगा, इसका जनरल सब डिवीजन आएगा। ठीक है, इसका जो कौन सा पीरियड वाला सब डिवीजन आएगा। तो बहुत सारे सर इसके सब डिवीजन हैं। इसमें सर 700 में एडेड एंट्री पर्सनल नेम क्यों नहीं अभी शो कर रहा है? हाँ, वो इसलिए नहीं ली कि
हमारे पास एक ही ऑथर है। 700 में जो एंट्री होती है वो सेकंड ऑथर के लिए होती है, तो सेकंड ऑथर हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमने तो इसमें एडेड नहीं, एंट्री पर्सनल नेम नहीं बनाई। तो इसमें नहीं बनाना है। हाँ, क्योंकि एक ही ऑथर है ना, एक ऑथर है तो आपने 100 में बना दी, अब दूसरा ऑथर है ही नहीं तो आप कहाँ बनाओगे। सर टॉपिकल टर्म जब भी आएंगे तो 650 होगा टैग। हाँ करेक्ट, यस। टॉपिकल टर्म मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो टैग है यस वो सर, 650 होता है यस सर। है ना। ठीक है, तो काफी याद हो गए आप लोगों को ये टैग्स तो, है ना। तो यानी एक ही दिन में आपको 2-3 टैग याद हो गए, या उससे भी ज्यादा कुछ कुछ को याद हो गए, तो ये क्लासेस खत्म होते होते आपको सारे टैग्स याद हो जाएंगे। सर इसमें एक्सेशन नंबर का नहीं डाले हुए टैग। एक्सेशन नंबर का भी एक टैग होता है, लेकिन वो जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन किसी को करना होगा तो वो कर भी सकता है। ठीक है, एक्सेशन नंबर जो है ना वो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल में नहीं आती है, वो होल्डिंग डिटेल में आती है। सर और इसमें इंडिकेटर में क्या आपने बताया नहीं, इसमें इंडिकेटर क्या करेंगे? इंडिकेटर का इंडिकेटर जो ये बॉक्स शो बना है। करता है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरा एक मार्क का वीडियो है, वो आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इसमें मतलब हम जो अभी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या तो अभी इंडिकेटर? डैश डैश डाल दीजिए, क्योंकि इंडिकेटर याद रहेंगे नहीं आपको, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। तो सर ये डैश, एग्जाम में लिखना जरूरी तो नहीं है ना? हाँ जरूरी नहीं है, डैश डाल दीजिए चलेगा। और अगर आपको डालना है इंडिकेटर तो आप है ना एक वेबसाइट है, वहां से इंडिकेटर्स देख सकते हैं इनके सारे। सर बुक में भी तो है अपनी। बुक में है इंडिकेटर। यस सर, 227 की बुक में है। हाँ, तो वहां से आप इंडिकेटर ले लीजिए, और वहां भी शायद कुछ कुछ का गलत है, ऐसा कुछ था, वहां भी सभी इंडिकेटर सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख लीजिए। वहां पे एक है ना 2-3 पेजेस हैं जिसमें सारे टैग लिखे हुए हैं। तो 227 अगर की वो बुक। सिर्फ डैश लगाए तो भी चलेगा? डैश लगाई है, अगर याद रहते हैं तो अगर याद रहता है ना तो इंडिकेटर लिख लीजिए, नहीं याद रहता है तो फिर डैश कर दीजिए वहां पे। तो एग्जाम में भी डैश ही लगाएंगे तो चलेगा या हाँ फिर जो? चलेगा चलेगा, इतना इश्यू नहीं है उसका। ओके सर। ठीक है, तो डैश कैसा, सिर्फ सिंगल या डबल? सिंगल सिंगल डैश, इस तरह से दो दो डैश होते हैं, क्योंकि दो इंडिकेटर है ना, 2 डिजिट में होते हैं। ओके सर, तो दो दो डैश सब में लगाएंगे। हाँ, जो यस। आपको याद रह जाता है ना, देखिए याद रखने की कोशिश कीजिए, जो इंडिकेटर याद रह जाते हैं वो उनको आप वैसे लिख दीजिए, जो याद नहीं रहते उनको आप डैश कर दीजिए। ठीक है, तो किसी का स्पेसिफिक कोई इंडिकेटर हमेशा वही रहता है जो याद किया हाँ जा सके? नहीं, इंडिकेटर चेंज हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन पे, प्रॉब्लम वही है। इंडिकेटर जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके ऊपर चेंज हो जाते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करता है कि इंडिकेटर क्या होगा। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए दिख रही है, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ 245 वाला। 245, ये वाला टाइटल स्टेटमेंट। अब टाइटल स्टेटमेंट में देखिए, फर्स्ट इंडिकेटर है 0 का मतलब नो एडेड एंट्री, और 1 का मतलब एडेड एंट्री। ठीक है, नो एडेड एंट्री का मतलब कि ये जो है ये एडेड एंट्री नहीं है, ये मेन एंट्री है। ठीक है, 1 का मतलब होता है ये एडेड एंट्री है, जनरली 1 आएगा। ठीक है, और जहां पे मार्क के अंदर जो एंट्री आप टाइटल से शुरू करते हो वहां पे 0 आएगा। अब मार्क में आप टाइटल से कहाँ शुरू करते हो वो शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा,
वो बाद में समझ में आएगा। लेकिन देखिए इंडिकेटर्स है ये, और ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर्स है, ये एक इंडिकेटर और ये दूसरा इंडिकेटर, और ये इन दोनों की अलग अलग कंडीशंस होती है। और ये देखिए ये सारी फील्ड है, टाइटल की फील्ड है सारी। देखिए ये टाइटल, ये सब टाइटल, ये स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये इतने सारे बहुत सारे सब टाइटल्स है, सब मतलब सब तो फील्ड्स ये है। देखिए इसमें NR क्या है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन। ठीक है, NR का मतलब होता है नॉन रिपीटेबल। इस फील्ड को आप रिपीट नहीं कर सकते, नॉन रिपीटेबल। ठीक है, और केवल R लिखा है मतलब उसको आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, NR का मतलब है नॉन रिपीटेबल और R का मतलब है रिपीटेबल। तो कहाँ पे क्या चीज रिपीट होती है और कहाँ पर कौन सी चीज रिपीट नहीं होती है? जो ये फील्ड ही है, अगर जैसे टाइटल है तो इसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो। एक बुक के जैसे दो टाइटल नहीं हो सकते ना, यस सर। तो इसको लेकिन यानी वो ऑथर के नेम तो रिपीट हो रहे हैं 2 बार। हाँ, ऑथर के नाम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपीट नहीं होता है। अगर लेकिन इसमें जो दो अभी आपने दो ऑथर भी है, देखिए स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे लिखते हैं, उसमें 2 ऑथर है या 3 ऑथर है, सभी हम एक साथ लिखते हैं ना, यस तो वो स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक साथ आएगा। और जो ऑथर की आप बात कर रहे हो वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप कहाँ पे ऐड करते हो, वो आप ऐड करते हो 100 में, यहाँ पे मेन एंट्री फील्ड्स में। ठीक है, पर्सनल नेम, तो ये वाली जो है ये फील्ड क्या है, नॉन रिपीटेबल फील्ड है, ये फील्ड ही नॉन रिपीटेबल है। देखिए तो इसमें हमेशा NR लिखेंगे? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा, वो आपको नहीं लिखना है, वो आपको यहाँ पे बताया गया है, केवल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो फील्ड है नॉन रिपीटेबल फील्ड है, क्योंकि मेन ऑथर एक ही होता है, मेन ऑथर कभी भी 2 नहीं होते। ठीक है, तो अगर 2 ऑथर है तो ये फर्स्ट ऑथर आप यहाँ पे लिखोगे 100 में आएगा, और सेकेंड ऑथर आप कहाँ पे एंट्री करते हो, सेकेंड ऑथर एडेड हाँ, एंट्री में उसका कौन सा 700 में। टैग है सेकेंड ऑथर के लिए, 700। 700, करेक्ट। अब देखिए 700 पे जाते यही वाली सारी इंफॉर्मेशन होगी 700 में भी, ये 700। ठीक है, अब 700 का टैग देखिए, पहले वहां पे क्या लिखा था, नॉन रिपीटेबल लिखा था ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिपीटेबल। रिपीटेबल। मतलब अगर किसी बुक के 2 ऑथर है या 3 ऑथर है या 4 ऑथर है, तो ये 4 बार भी आप इसको रिपीट कर सकते हो, है ना। जो और फर्स्ट रिपीटेबल ऑथर है, में जितने भी यस, रिपीटेबल में जितने भी ऑथर होंगे उन सबका सरनेम से नहीं शुरू करेंगे, फर्स्ट नेम हाँ, से शुरू करेंगे। नहीं नहीं नहीं, एडेड ऑथर एडेड एंट्री में भी सारे सरनेम से ही शुरू होगा। ओके सर। जो डायरेक्ट नेम आता है वो केवल सर स्टेटमेंट ऑफ जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सर में आता है। मेरी एंट्री में हमने ट्रेसिंग करी थी उसी के हिसाब से यहाँ भी एंट्री होगी ना? हाँ, वो ट्रेसिंग, जितनी ट्रेसिंग की ना वो सारी यहाँ पे एंट्री होगी। वो 700 में जितने भी सेकंड ऑथर है या थर्ड ऑथर है वो इसमें आएगा। और उसके बाद अगर जो हमने जो और क्या बनाया था, सब्जेक्ट बनाया था, तो सब्जेक्ट कौन सा आएगा 650 में। तो अगर आपको 650 देखना है तो आप 650 भी देख सकते हो। यहाँ से 650 आप देखोगे, देखिए सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड 650 वाला लीजिए, टॉपिकल टर्म। ठीक है, ये टॉपिकल टर्म है। अब यहाँ पे देखिए इसके ये कितने सारे सब फील्ड्स कितनी सारी, बहुत सारी है ना। ये सारी सब फील्ड्स है इसकी। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी कौन सी फील्ड है, रिपीटेबल, क्योंकि सब्जेक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं।
ये भी फील्ड रिपीटेबल है, मतलब इसको भी आप रिपीट कर सकते हो। क्लियर? इसको आप भी देख सकते हो, ये है ना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है ना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, LOC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट है ना। इसके अंदर तो मार्क, इसे सर याद रखना पड़ेगा या फिर इसका मतलब कोई जरूरत उतना नहीं है? क्या क्या याद रखना होगा? ये सारी चीजें जो अभी शो कर रही हैं, ये सारी चीजें याद रखनी है या फिर मतलब नहीं याद रखनी? नहीं, ये याद देखिए, जनरली ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जहाँ ये कंप्यूटराइज एंट्री के लिए होता है, कंप्यूटर में ये सारी चीजें ऑलरेडी दी हुई होती है। लेकिन आपकी एग्जाम में कुछ इसका प्रैक्टिकल दिया हुआ है, यानी आपको कुछ जो टैग्स है जो मैंने आपको कार्ड में बताया उतना आपको याद रखना है, कुछ टैग्स। ये सारे इतने सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और वो पॉसिबल ही नहीं है। ये है ना, ये और सारी ये चीजें याद रखना, ये सारे इतने इंडिकेटर सारे भी याद रखने की जरूरत नहीं है? हाँ, ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, तो ये सारे सब फील्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, बस वही आप याद रखिए, उसके अलावा सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, ये मैं ये केवल सिर्फ आपको बता समझने रहा के हूँ। लिए, समझने के लिए ये सब। हाँ, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि इसकी डेप्थ कितनी है। सर ठीक है, एग्जाम में अगर इंडिकेटर नहीं लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे देखिए कोई वो इफेक्ट याद, नहीं पड़ेगा? डैश कर दीजिए, ये डैश कर दोगे ना तो चलेगा, इस तरह से डैश कर दीजिए, इतना इशू ओके नहीं है, इतना याद नहीं रहेगा। अगर नहीं याद है ना तो डैश कर दीजिए इंडिकेटर में। इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर जो है ना कंडीशन के साथ चेंज हो जाते हैं, इसलिए उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। Yes, sir. उसके लिए मार्क का बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी हमें भी याद नहीं रहते इंडिकेटर, तो आपको भी कहाँ से याद रहेंगे, है ना। तो फिर वो चलेगा, उसकी जगह आप डैश कर दीजिए, चलेगा। ओके, तो फिर हम वापस जाते हैं अपने इसके ऊपर एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो इंडिकेटर में आप है ना हमेशा क्या डैश कर दीजिए, चलेगा, कोई इशू नहीं है। और डबल डैश ही लगाना है? हाँ, डबल डैश कर दीजिए, क्योंकि 2 इंडिकेटर होते हैं, डबल डैश कर दीजिए, चलेगा। Yes. ओके, तो ये समझ में आ गया पूरा, या फिर अब कोई क्वेरी है इसमें? सर ये डॉलर बी का कहाँ, अगर बाई चांस बहुत से उसमें डॉलर ए बी है, किसी में डॉलर सी है, बी नहीं आया है, तो उसका कैसे पता लगाएंगे कि इसमें बी है कि नहीं है? वो तो आपको पता, देखिए ये आपको याद रखना होगा, ये वाली जो चीज है ना, अब ये जैसे है ये वाला, इसमें डॉलर ए का मतलब होता है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डॉलर बी का मतलब होता है पब्लिशर, और डॉलर सी का मतलब होता है ईयर। अब उसमें अगर पब्लिशर का नाम नहीं दिया हुआ है तो डॉलर बी नहीं है, मतलब ये समझिए। हाँ, ये वाला तो समझ में आ रहा है। अब जैसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हाँ, डॉलर ए और डॉलर सी है, तो ये बी क्यों नहीं है? बी के लिए कौन सी इसमें चीज इसमें आएगी? बी जो होता है ना, ये कल जैसे मैंने बताया था, बी बी जो होता है ना, बी का मतलब होता है इल्यूस्ट्रेट, बी का मतलब होता है अदर अदर इंफॉर्मेशन। बी है ना अदर इंफॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे इल्यूस्ट्रेशन अगर होती है तो वहां पे हम इल्यूस्ट्रेशन डालते हैं, ILL। क्योंकि जो दो एग्जांपल आपने बताए थे उसमें सिर्फ पेजेस और साइज, यही दो हाँ, चीजें मेंशन की। मैक्सिमम इसमें जो इस तरह के जो एग्जांपल आएंगे ना, मैक्सिमम में पेजेस और साइज ही आएगी। तो ये आप ये याद रखिए कि पेजेस के लिए डॉलर ए है और साइज और के लिए डॉलर सी है, और इल्यूस्ट्रेशन कहीं पे दिया हुआ है तो डॉलर बी यूज करना है। ये 3 चीज अगर आपको याद है तो आप फिजिकल डिस्क्रिप्शन वाला ठीक से कर लोगे, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है, और टॉपिकल टर्म में मतलब सिर्फ एक हेडिंग ही बनाना रहेगा या फिर जैसा आपने बताया है वैसा ही, जैसा अगर शो आप कर रहा डैश लगाते हो ना, अगर आप डैश यूज कर रहे हो तो फिर आपको डॉलर एक्स यूज करना पड़ेगा। अगर डैश नहीं यूज करते हो तो फिर आप यहाँ पे इकोनॉमिक रिसर्च भी लिख सकते हो। ठीक है, है? तो हर जगह टाइटल इस तरह से तो नहीं रहेगा कि जिसमें डैश लगा लगा रहे, कभी कभी नहीं तो नहीं कोई नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम सब्जेक्ट कैसा बना रहे हैं। अगर केवल इकोनॉमिक सब्जेक्ट बना है तो फिर डॉलर एक्स नहीं आएगा।
ये कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके ऊपर बनता है। तो अगर हम उसको मतलब सिर्फ $A तक ही रखें तो भी सही ही रहेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। मार्क्स कटेंगे? नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। सब्जेक्ट में जनरली मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं, है ना। सब्जेक्ट अगर आपने बहुत गलत बनाया है तभी आपके मार्क्स कटेंगे, अदरवाइज उतने चांस नहीं है मार्क्स कटने के। और ये इसका भी एग्जाम पेपर में इस तरह से ये शो कर छप कर ही आएगा, हमें सिर्फ एंट्री करनी रहेगी, ऐसा हाँ, रहेगा? एग्जाम पेपर में अगर छप के नहीं आया तो आप बना दीजिएगा इस तरह से क्योंकि टैग। मतलब बनाने पे बहुत ज्यादा बड़ा एक पूरा बड़ा पेज लग जा रहा है एग्जाम को। हाँ तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है जो मतलब नहीं नहीं नहीं, वो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है कोई भी। इट इज नॉट अन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये केवल एक टेबल है। ये क्या है, एक टेबल है। तो टेबल हो सकता है, अब मेरी ये स्क्रीन छोटी है इसलिए मैंने 2 पेज में बनाया है। आप एक ही पेज में ये सारे टैग, यानी एक से लेके शुरू से लेके अंत तक सारे एक ही टेबल में बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। वो कार्ड, ये कार्ड जो था वो तो स्टैंडर्ड भी है फिर भी। क्या, ये जो कार्ड है ये तो एक तरह से हम स्टैंडर्ड भी है, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज होती है लेकिन इसकी कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चीज होती है। ये टेबल फॉर्म हम केवल समझने के लिए बना रहे हैं। सर इस टैग का वैसे यूज कहाँ पर है? किसका? इसी टैग का, मार्क एंट्री का। ये मार्क एंट्री का जो यूज है वो कोहा में भी होता है। अभी जितने भी कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है वो सारे मार्क टैग को यूज करते हैं, मार्क फॉर्मेट को यूज करते हैं। सर इस एग्जाम्पल में ये डाटा तो 250 सर डाटा तो हम एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं इसको। एक्सेल में भी आप सेव करते हो, लेकिन एक्सेल में फिर ये टैग वैग लिखने की जरूरत नहीं है। सर लेकिन जो इसमें बुक्स टैग्स की होते वैसे हैं ना, तरह। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो सारे, जैसे कोहा है, कोहा भी मार्क को यूज करता है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर है वो भी मार्क यूज करता है। सोल जो है वो भी मार्क यूज करता है। ये सारे मार्क टैग को यूज करते हैं, मार्क फॉर्मेट में यूज डेटा आपका अपलोड नहीं, होता है। जैसे अपना ये लिपसिस सॉफ्टवेयर है सर, इसको हम डाटा अगर एक्सेल में सेव है तो उस सॉफ्टवेयर उस एक्सेल शीट से उठा लेता है डाटा को। हाँ, वो उठा लेगा और उस टैग के अगेंस्ट में वो करेगा, सेव करेगा। सर इसमें 250 नंबर टैग नंबर एडिशन के लिए है। हाँ, 250 जो टैग है वो है एडिशन के लिए। तो आपने इसका नंबर तो यहाँ पे नहीं बताया था, आपने बोला कि टाइटल में ही लगा दूं। कहाँ पे? थर्ड एडिशन, यहाँ पे तो एडिशन में ये $A करके लिखा हुआ है, थर्ड एडिशन। हाँ तो इस एडिशन जब भी आएगा उसके लिए 250 ही लगाकर करना रहेगा। हाँ हाँ, अगर एडिशन जब भी आता है तो वो आपको 250 टैग यूज करना है। अब यहाँ पे जो भी एडिशन है वो फर्स्ट हो, थर्ड हो, सेकेंड हो, फिफ्थ हो, फोर्थ हो, जो भी हो वो यहाँ पे लिखना है आपको। टाइटल में उसको नहीं लगाना है। नहीं, टाइटल में नहीं आएगा, वो तो मैंने आपको इसके लिए शायद कहा था। ये यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि टाइटल में जो ऑथर का नाम है उसके बाद में एडिशन आएगा, वो मैंने यहाँ पे कहा था आपको। ये वाला ऑथर के बाद में एडिशन आएगा, ये मैंने कहा। मार्क के लिए नहीं कहा, मार्क में उसका टैग होता है, मार्क में हर इंफॉर्मेशन का अपना एक टैग होता है, इस तरह से फॉर्मेट नहीं होता है मार्क्स का। ठीक है, मार्क का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है, वहां पे हर चीज का टैग होता है। ये जैसे ये है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें ये आएगा $A में। $A कौन सा टैग आएगा? ये 245 टाइटल है ना, 245। इसका ये जो सब टाइटल है इसके लिए $B आएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए $C आएगा। तो इसमें हर चीज का अलग अलग टैग है। ये है, इसके लिए 082 आएगा। सब्जेक्ट है 650 आएगा। मेन ऑथर है 100 आ जाएगा। फिजिकल डिस्क्रिप्शन है
इसका कौन सा 300 आ जाएगा, ISBN 020 आ जाएगा, प्लेस ऑफ पब्लिक ये जो पब्लिकेशन डिटेल है इसका 260 आ जाएगा। 260 में भी इसके लिए क्या आएगा, $A, इसके लिए $B, इसके लिए $C। ये एडिशन है इसका 250। yes, yes, ठीक है, yes, yes. तो बस इतने, ये जो टैग्स है ना मैक्सिमम इतने ही टैग यूज होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ कुछ टैग ही चेंज होंगे, तो बाकी ये तो ज्यादा करते करते चेंजेस याद नहीं हो होता है ना। तो जैसे जैसे हम और एग्जाम्पल करते जाएंगे तो कुछ यानी समझिए कि 2-4 और टैग आएंगे, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। जाएगा। सर वैसे टैग किसके बेस पे लिए गए हैं? टैग एक स्टैंडर्ड है जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाए मिलके, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाया है। और ये जो टैग्स बनाए गए हैं, ये क्यों बनाए गए हैं, देखिए इसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है या शेयर करना है, समझिए कि आप अपनी लाइब्रेरी में एक एक्सेल सीट में डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, 4 उसके अंदर फील्ड बनाई हुई है आपने, ठीक है। इन 4 फील्ड में आप डेटा आप भर रहे हो कुछ भी, यहाँ पे कोई भी फील्ड है, यहाँ पे कोई भी, ये 4 फील्ड है। अब दूसरी एक और लाइब्रेरी है और उसको आपको ये सारा डेटा देना है। अब वो भी एक एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं, उसके पास भी 4 फील्ड है, लेकिन आपके इसमें जो चौथी फील्ड है उसके इसमें फर्स्ट है, जो आपने थर्ड लिख रखी वो उसके इसमें थर्ड सेकंड पे है, जो आपके इसमें सेकंड पे है वो उसके इसमें थर्ड पे है, जो आपके इसमें फर्स्ट पे है वो उसके इसमें फोर्थ पे है। अब यहाँ से आप डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं वो तो पहले फिर सर चेक करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से वो पेस्ट करना पड़ेगा ना, या अब फिर चेक आप कितना कर सकते हो, टैग्स बहुत सारे होते हैं, 1000 टैग होते हैं, कितना चेक करोगे, और उनके फिर सब फील्ड्स होती है। नहीं उसकी जो हेडिंग दी वो तो सेम ही दी होगी ना सर, जैसे बुक का एसेशन नंबर है, फिर उसके बाद बुक नंबर है, बुक नेम है, ऑथर नेम है, तो वो सब सेम होता है, लेकिन किसी ने पहले पहले ऑथर का नाम लिखा, फिर एडिशन लिख दिया, फिर लैंग्वेज लिख दिया, किसी दूसरी लाइब्रेरी ने पहले लैंग्वेज लिख दिया, फिर एडिशन लिखा, फिर वॉल्यूम भी लिख दिया, तो आप कैसे डेटा मैच करोगे। तो वो तो मैनुअल इसमें वर्क टैग, आपका बढ़ा देगा इसमें ना। टैग कैसे हेल्पफुल है सर? टैग कैसे हेल्पफुल है इसमें? टैग इसलिए हेल्पफुल है कि जैसे 100 जो है वो किसके लिए है, ऑथर के लिए, मेन एंट्री के लिए। तो आप यानी अगर 100 के साथ जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वहां पे फर्स्ट ऑथर की इंफॉर्मेशन है, सारी दुनिया की सारी लाइब्रेरी वही टैग यूज कर रही है। तो अगर हमको डेटा एक्सचेंज करना है तो इन टैग के मदद से डेटा उस टैग के अगेंस्ट में जो डेटा है वो उसी टैग के अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको इजी भाषा में समझाऊं तो आपने ये जो स्टैंडर्ड बनाया है, आपने कहा है कि हम इस तरह से फील्ड बना रहे हैं और सभी लाइब्रेरीज जितनी है वो इसी तरह से फील्ड बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे फिर डेटा आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ नहीं करना है, सोचना नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर उनके टैग्स यहाँ पे उनकी फील्ड अलग अलग है, वेरिएशन है, तो फिर आप केवल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, फिर आपको मैच करना पड़ेगा सारी फील्ड्स को, और उसमें क्या होगा, फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ओके सर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो टैग्स का यूज किया गया है, यानी ये टैग है कुछ नहीं है, ये टैग को आप ये समझिए कि फील्ड का नाम है, ये फील्ड का नाम है बस, और उससे ये पता चल जाएगा कि उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है। 100 है तो टाइटल है, ऑथर है, ठीक है। 245 है तो इसमें ये टाइटल और सब टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, है ना। 260 में पब्लिकेशन डिटेल आ गया, 250 मतलब एडिशन है, तो हमेशा वो वही रहेगा। तो 250 का मतलब एडिशन ही रहेगा। तो कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज बहुत पॉसिबल है। अभी अभी इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं कि मेरी लाइब्रेरी में अगर कोई बुक आई है और मुझे उसकी कैटलॉगिंग एंट्री सारा इतना सारा डेटा टाइप नहीं करना है,
तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट पे उसको सर्च करूंगा कि क्या बुक वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में है। अगर है तो मैं सीधा उसका कैटलॉग कार्ड अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट कर सकता हूँ। उन्होंने जितना भी फील्ड बनाई है, जितना भी टाइप किया है, वो सारा मेरे इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मुझे तो केवल एक्सेशन नंबर दे के सेव ही करना होगा बस। क्यों आ जाएगा? क्योंकि टैग मार्क फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड है, इसलिए वो इंपोर्ट हो जाएगा तुरंत ही। मैं वरना आपको है ना एक दिन किसी दिन है ना करके बताऊंगा। कोहा के अंदर हम डेमो में एक दिन ये करके बताएंगे, मैं करके बताऊंगा कि कोहा के अंदर कैसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। हमें केवल ये जो आईएसबीएन नंबर ही डालना है। आईएसबीएन नंबर डालेंगे और इस आईएसबीएन नंबर की बुक अगर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में है तो उसका सारा डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इसके लिए भी फिर एक प्रोटोकॉल होता है Z39.50। और वो सब पॉसिबल क्यों है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर काम किया जा रहा है, इसीलिए डेटा शेयरिंग और एक्सचेंज पॉसिबल हो रहा है। तो ये मार्क 21 और ये टैग का जो यूज है वो यही है कि आपका जो कैटलॉगिंग का फॉर्मेट है वो दुनिया की सभी लाइब्रेरी जैसा ही है। तो आप किसी भी लाइब्रेरी का कैटलॉग आप एक्सचेंज कर सकते हो, ले सकते हो, या अपना कैटलॉग किसी और को शेयर कर सकते सर तो आईएसबीएन तो सर पासवर्ड की तरह हो गया। हो। आईएसबीएन जो है ना, इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। तो एक बुक जो होती है उसका जो आईएसबीएन नंबर वो वही रहेगा। अगर इंडिया से कोई एक बुक पब्लिश हुई है तो उसका आईएसबीएन नंबर वो वही रहेगा। वो कोई भी लाइब्रेरी हो, उसका आईएसबीएन नंबर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बुक अगर एक जगह से पब्लिश हो रही तो उसका आईएसबीएन नंबर एक ही रहेगा। अलग अलग जैसे, हाँ, अगर जैसे एक पेपर बैक है, एक हार्ड बाउंड है, ठीक है, तो उनके आईएसबीएन नंबर अलग हो सकते हैं। पेपर बैक का आईएसबीएन नंबर अलग होगा, हार्ड बाउंड का अलग होगा, लेकिन बिब्लियोग्राफिकल डिटेल उनकी सेम ही होती है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आईएसबीएन नंबर होता है क्या। अय सेलो टेप दो सेलो टेप मामा जी मामा जी ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, एक और एग्जांपल है ये। टू ऑथर एंट्री जैसे हमने कल की थी ना, वैसी ये एंट्री है। इसको आप सॉल्व करके देखिए क्या कर रहे हैं। केवल मेन एंट्री बनाइए, एडेड एंट्री मत बनाना। इसको आप सॉल्व कीजिए, दो ऑथर की एंट्री है।
सर हो गया। हो गया सभी का? हो गया सर। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये मेन एंट्री है, ठीक है। उसके साथ मैच करके देखिए कि क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं वहाँ पे। सर दो राइटर के बीच में एंड लगाना है, कॉमा नहीं लगाना है। देखिए ये वाला मैंने लगाया है, अगर आप कॉमा लगा के छोड़ दोगे ना तभी चलेगा, लेकिन मैंने वहां पे इसलिए लगाया है कि आपको एक चीज बता सकूं। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी लेते हो जो आपके एग्जाम्पल में नहीं है और वहां पे ऐड करते हो, तो आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। ओके। और ये जरूरी है सर? नहीं जरूरी नहीं है, हाँ अगर बाहर की कोई इंफॉर्मेशन लेते हो तो जरूरी है। अगर आप इसको केवल कॉमा लगा के छोड़ दोगे ना तो भी चलेगा। विलियम एन डेम्बर कॉमा जोएल एस वॉर्म करके छोड़ोगे तब भी चलेगा। सर सेकेंड एडिशन और सब न्यू लाइन में नहीं लिख सकते हैं? नहीं, न्यू लाइन में कैसे लिखोगे आप? इसको इसको यहाँ ओके, तक ही जस्ट कंप्लीट बाकी। करना पड़ेगा। ओके। अगर ये वाला जो एरिया है वो यहाँ तक आ रहा है आपका, तो फिर आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ के बाद इसको कट करके यहाँ से शुरू नहीं करना है। मतलब ये पैराग्राफ जो है ना, ये पूरा कंप्लीट पैराग्राफ आपको करना ही है। ये एक पैराग्राफ है पूरा, ठीक है। सर यस, इसमें जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का जो इंफॉर्मेशन था उसमें तो न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन सब है, लेकिन इसमें क्यों नहीं है? ओके। देखिए ACR जब आप बना रहे हो ना, तो अगर एग्जाम्पल में कभी कभी क्या होता है कि मोर देन वन पब्लिक प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दी हुई होती है, तो आपको कौन सी लेना है? हमेशा जो फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है वही आपको कार्ड के अंदर यूज करना है। तो ये शिकागो और लंदन नहीं लिखा है? हाँ, वो ये इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है ना, ये एक साथ 3 जगह से पब्लिश हुई है। न्यूयॉर्क से भी पब्लिश हुई है, शिकागो से भी पब्लिश हुई है और लंदन से भी पब्लिश हुई है। तो अगर हमने लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे? इसको आपको हमेशा न्यूयॉर्क ही लिखना है, फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। सर वन मोर, हाँ ट्रेसिंग बोलिए। लाइन फर्स्ट लाइन है, तो टाइटल के लिए उसमें स्पेस नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट लाइन से किधर से स्टार्ट होगा? कहाँ पे? ट्रेसिंग वाला पार्ट सर। अगर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है तो आप ये यहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट इंडेंशन से। फर्स्ट फर्स्ट इंडेंशन से टाइटल के लिए स्पेस नहीं है आगे, तो वो हाँ, यहाँ यहाँ से शुरू होगा। अगर ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है ना ट्रेसिंग आपका, तो सेकेंड लाइन यहाँ से शुरू होगी। ओके। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, यस। मुझे सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? स्क्रीन तो सबको शो हो रही है। आप एक बार डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए। सर जो ट्रेसिंग में जो है टाइटल, तो सिर्फ साइकोलॉजी नहीं चलेगा, में परसेप्शन भी करना है? ये देखिए फिर से वही है कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, आपको कैसे सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है, तो आप वो लिखोगे। अगर सिर्फ साइकोलॉजी ही लिखा तो? साइकोलॉजी लिखा है तो फिर चलेगा, साइकोलॉजी लिखिए, अब क्या करेंगे, है ना। तो मार्क्स अब कटेंगे? ये देखिए सब्जेक्ट वाला जो है ना, सब्जेक्ट वाला जो पैरामीटर है, सब्जेक्ट, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये मेरा सब्जेक्ट में इसको कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूँ, जो कोई और है तो वो कुछ और तरीके से लिख सकता है ना। तो आपको जब एग्जाम दोगे तो आपको हो सकता है कुछ अलग सब्जेक्ट लग रहा हो, तो आप उस तरह से लिख सकते हो। सर तो और वहाँ इसमें मतलब जो सेकंड ऑथर हैं वो जोएल वॉर्म, तो फर्स्ट ऑथर को भी इसमें नहीं लिखना, सिर्फ सेकंड ऑथर को ही लिखना है?
कहाँ पे? ट्रेसिंग में? ट्रेसिंग में। हाँ सेकंड ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट की तो ये बना दी ना आपने एंट्री। यहाँ पे ट्रेसिंग में फर्स्ट ऑथर को नहीं करना है, ऐड नहीं नहीं, करना। फर्स्ट ऑथर यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑथर की यहाँ पे आपने एंट्री बना दी है। ये फर्स्ट ऑथर आ गए ना यहाँ पे, तो हम इसकी 2 एंट्री क्यों बनाएंगे? फर्स्ट ऑथर हमने ऑलरेडी बना दी है। तो ट्रेसिंग में वाम लिखना होगा? नहीं, फर्स्ट ऑथर को नहीं लिखना है, ट्रेसिंग में वही लिखना है जिसकी हम और एंट्री बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 3 तो चीजें यहाँ लिखी पे है, मतलब यहाँ पे कितनी 3 एंट्री बनेगी, 2 और ये 3। तो यानी रिपीट नहीं करना है हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को। सर आपने लिखा हुआ है वाम बोल के। वो क्या? सरनेम से शुरू करना है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। हाँ, सरनेम से ही शुरू करना है। ट्रेसिंग में जो भी है वो, अगर ट्रेसिंग में आप ऑथर का नाम लिख रहे हो तो वो सरनेम से ही शुरू होगा। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हम सर डायरेक्ट लिखेंगे। एडिशन के बाद न्यूयॉर्क आएगा? क्या? कहाँ पे? एडिशन के बाद सर न्यूयॉर्क हाँ, आएगा? एडिशन के बाद में प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आएगा, फिर पब्लिशर आएगा, और उसके बाद फिर ईयर आएगा। ये वाला आप है ना याद रखिए, ये वाला जो है ना, देखिए सबसे पहले आएगा टाइटल, उसके बाद अगर सब टाइटल है तो सब टाइटल आएगा, उसके बाद स्लेश करके स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद डॉट एंड डैश, फिर आएगा एडिशन, फिर डॉट एंड डैश, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, फिर कॉलन, फिर पब्लिशर, फिर कॉमा, फिर ईयर, फिर फुल स्टॉप। इतना याद रखिए, ये आपका है ना मेन वाला हो गया। इतना याद अगर आप रख लेते हो तो। इसमें केवल आपको पंक्चुएशन मार्क्स ही याद रखने हैं सारे, ठीक है? ये आप लिखना चाहे तो लिख भी लो। ये जो मेन पैराग्राफ है ना, उसका फॉर्मेट यही है। सर अगर वन मोर ऑथर होते हैं तो एंड से उसको ऐड करते हैं, कॉमा नहीं लगाते? क्या कह रहे हो आप? अगर वन मोर ऑथर होते हैं तो वहां एंड से ऐड करते हैं, उसको कॉमा नहीं लगा सकते है ना? अगर लगा सकते हो, ये तो मैंने केवल आपको दिखाने के लिए किया है। तो सर मैं अगर आप, यहाँ पे कॉमा लगाई हूँ तो वो गलत नहीं होगा ना? नहीं होगा, गलत नहीं होगा। जरूरी नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि 2 ऑथर है तो बीच में आपको एंड ही लगाना है। मतलब कॉमा सर सही हो जाएगा, वैसे हाँ, गलत नहीं? सही रहेगा, वो सही रहेगा। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेरी है इस एग्जाम्पल से रिलेटेड? तो नहीं है, ठीक है। अब ये इसमें कितनी एंट्री बनेगी? एक मेन एंट्री बनेगी, ये मेन एंट्री है, इसके अलावा और कितनी एंट्री बनेगी? एक सब्जेक्ट एंट्री बनेगी, और 3 एंट्री बनेगी सर, एक सब्जेक्ट एंट्री, एक सेकंड ऑथर एंट्री और टाइटल एंट्री। करेक्ट, ठीक है। ये 3 एंट्री बनेगी और एक मेन एंट्री, यानी टोटल 4 एंट्री रहेगी। तो ये आपकी सब्जेक्ट एंट्री। ये सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री में क्या करना है, केवल ये यहाँ पे, ये एडेड एंट्री में क्या करना होता है ये आपको समझ में आ गया है ना? जो हेडिंग है, जो ट्रेसिंग में लिखा था वो आपको यहाँ पे हेडिंग में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। और ये वाला जो सारा एरिया है ना, ये आपको बार बार रिपीट नहीं करने की जरूरत है। ये वाला पूरा आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरे कार्ड में, तीसरे कार्ड में, चौथे कार्ड में। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? रेस्ट एज इन मेन एंट्री लिख दीजिए, है ना? यहाँ पे आप लिख दीजिए रेस्ट एज इन मेन एंट्री,
ठीक है। सेकेंड ऑथर एंट्री सर, सिर्फ सेकेंड ऑथर का ही नाम डालेंगे? हाँ, सेकेंड ऑथर की एंट्री रहेगी तो हेडिंग में सेकेंड ऑथर का नाम आएगा। फर्स्ट ऑथर नहीं रहेगा? नहीं, फर्स्ट ऑथर तो ये यहाँ पे हेडिंग में है, ये तो रहेगा ही ना। ये तो ऐसे लिखना है आपको, इस तरह से एंट्री बनेगी आपकी, देख लीजिए इसको। सेकेंड ऑथर एंट्री सर, हाँ, ये सेकेंड ऑथर एंट्री। अरे सुनो, सब्जेक्ट एंट्री। नहीं तो ये क्या है, ये तो टाइटल, ये वाली सेकेंड ऑथर एंट्री, ठीक है। और ये ओके, यहाँ ये पे जो ना, हेडिंग यहाँ है पे ये ऊपर जो लिख है रहे हैं। बॉक्स, इसमें आपको केवल इतना ही लिखना है, रेस्ट एज इन मेन एंट्री। ये ना रेस्ट एज इन मेन एंट्री ही लिखना है, ये बाकी सारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग में आपका ये ऑथर आ जाएगा, सेकेंड ऑथर का नाम लिख दोगे। तो नीचे नीचे फर्स्ट ऑथर का नाम भी लिखना है मतलब? हाँ, वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। ये तो बाकी कोई चेंज कुछ भी नहीं होता है उसमें, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। तो सर नीचे जो ट्रेसिंग है हाँ। सेकेंड ऑथर एंट्री का, हम्म, वो भी वैसा ही रहेगा? सब कुछ वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। सारी एडेड एंट्री जो भी है वो मेन एंट्री की कॉपी ही होगी, केवल हेडिंग उसका चेंज हो जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये इसका मार्क एंट्री है। ये खाली छोड़ा हुआ है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। तो सर मतलब जितने भी राइटर रहेंगे, चाहे वो सेकंड, अब इसमें मेन एंट्री पर्सनल नेम में फर्स्ट ऑथर का नाम आ गया, तो टाइटल में भी आएगा सेकंड ऐसा? ऑथर का नाम टाइटल के साथ कैसे आ गया, ये गलत नहीं? ये स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी ऑथर का नाम आएगा। और इसमें सरनेम से शुरू नहीं करेंगे? नहीं, ये सरनेम से शुरू नहीं करना है। और ये डॉलर भी छोड़े क्यों है इसमें, नहीं, क्या? ये लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये सबटाइटल का है, सबटाइटल है ही नहीं, तो वो हमें यूज ही नहीं करना है। ठीक है, और ये उसके बाद के ये। अच्छा, कोई पूछ रहा था ना ये कि एक्सेशन नंबर अगर लिखना है तो उसका वो क्या होता है। एक्सेशन नंबर का टैग ये है। सर मैंने कहीं 900 पढ़ा था शायद बुक हाँ, में, 900 पढ़ा था बुक नहीं, में। 900 नहीं है, यही है, चेंज हो चुके हैं वो, अपडेट हो गए। तो यही लिखेंगे सर, इमीडिएट सोर्स ऑफ इक्वेशन। क्या? सर इसका 541 का हाँ, एसीसी नंबर नहीं लिखकर इमीडिएट सोर्स ऑफ एक्विजिशन हाँ, लिखेंगे। उसका नाम, उसका एक्सेशन नंबर का जो वो है ना,
उस टैग की उसका टैग का नाम ये है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एक्विजिशन। और सब फील्ड जो है वो है $E। तो उसमें मतलब $A से शुरू नहीं होता ये? नहीं, ये $A से शुरू होता है, लेकिन $A में कुछ और है, वहां पे कुछ और होगा। और इसमें भी सर पब्लिकेशन में सिर्फ न्यूयॉर्क ही लिखेंगे, शिकागो हाँ, और लंदन नहीं न्यूयॉर्क लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। और इसके भी टॉपिकल टर्म में $A साइकोलॉजी और फिर हाँ $X परसेप्शन। हाँ, और अगर हमने सिर्फ $A साइकोलॉजी परसेप्शन तो भी लिखा चलेगा। साइकोलॉजी परसेप्शन आप नहीं लिख सकते, साइकोलॉजी तो परसेप्शन सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, या तो आप केवल साइकोलॉजी लिखोगे साइकोलॉजी। तो भी चलेगा। ठीक है, हो गया ये। सर जो आपने जो भी इसके पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें तो आपने ISBN नंबर नहीं दिया था, हाँ, उसमें नहीं। नहीं दिया था तो हम उसको नहीं एक लिखा कहीं। सेशन नंबर डाला था ना सर ने, तो एक सेशन हाँ नंबर नहीं, का। हाँ यहाँ पे नहीं लिखा है हमने, कहीं भी नहीं दिया है तो नहीं लिखना है वो। जो ओके। इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है ना, तो वो उसको नहीं लिखना है। अब ये वाला देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि दो बुक जो है, एक बुक है, इससे पहले आपने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे दो पब्लिशर, दो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दी हुई थी। तो अगर दो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या तीन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दी हुई है तो हम क्या करते हैं, हम हम फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लेते हैं। इसको लेकिन ये वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे पब्लिशर भी दो अलग अलग दिए हुए हैं, यानी एक पब्लिशर दिया हुआ है और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है। एक और पब्लिशर और एक और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है। यानी पब्लिकेशन डिटेल जो है ना वो डबल दी गई है हर चीज की। इसमें भी डबल दी गई है, यहाँ की भी। और यहाँ पे दोनों के जो ISBN नंबर है वो दो दो दिए हुए हैं। यूके से जो पब्लिश हुई है उसका ISBN नंबर क्या है, और USA से जो पब्लिश हुई है उसका ISBN नंबर क्या है। अगर हर चीज डबल दी हुई है, मतलब आपको क्या करना है कि आपको उसको एग्जाम्पल में मेंशन करना होगा। तो जो ISBN नंबर है
उसका टैग तो 020 है, तो उसमें डॉलर ए करके फर्स्ट को लिखेंगे, फिर डॉलर बी करके सेकंड वाले को नहीं, लिखेंगे। डॉलर बी करके सेकेंड वाला नहीं आएगा, वो 020 डॉलर ए फिर से रिपीट होगा, वो रिपीटेबल फील्ड है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे जो चेंज आता है वो ये वाला है। देखिए यहाँ पे आपने एक प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर लिख दिया, ठीक है, उसके बाद कॉमा किया और दूसरा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर लिख दिया, और कॉमा करके ईयर, ईयर तो एक ही रहेगा क्योंकि एक ही साथ पब्लिश होती है वो, ठीक है। तो कार्ड में इस तरह से आपको मेंशन करना है। आ गया समझ में ये? यानी ये दो ग्रुप बना देना है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन वाला जो है ना, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कॉलन पब्लिशर, इसको दो ग्रुप बना देना है, मतलब इसी को एक और बार रिपीट कर देना है कॉमा करके, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कॉलन पब्लिशर, ठीक है। तो आपका ये जो है डबल पब्लिकेशन वो हैंडल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आपकी इंफॉर्मेशन देखिए वो कार्ड पे खत्म नहीं होती है और आपको लगता है कि मुझे एक और कार्ड चाहिए मेन एंट्री के लिए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट कार्ड, कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट कार्ड, और नेक्स्ट कार्ड पे आप क्या लिखोगे, कंटिन्यूड 1, ठीक है, यानी वो इंफॉर्मेशन कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ पे आप फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दोगे। ISBN जो ये वाला है ये यूके का है, और यूके में कौन सा पब्लिकेशन है, कोगन प्रेस है, और यूएस वाला पब्लिशर कौन सा है, वो निकोलस है, वो यहाँ से आप देख लोगे। न्यूयॉर्क वाला जो है वो निकोलस है, और लंदन वाला जो है वो कोगन प्रेस है। तो लंदन कहाँ पे, यूके में है। इस तरह से आप उसको लिख लोगे। तो उसमें ISBN के साथ ये पब्लिकेशन का नाम लिखना जरूरी है? हाँ लिखना होगा, वो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, इतना इसे कंपलसरी नहीं है। ब्रैकेट में लिखना है सर? हाँ ब्रैकेट में। नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यूके और यूएस तो दिया हुआ ही है एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है, देखिए टाइटल पढ़िए, टाइटल से कैसे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। और उसके तो बाद जो अगर सर सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ही लिख दिया तो? थोड़ा सा वो ऑड हो जाएगा आपको, है ना। देखिए इसके लिए जो ये सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको वहां पे LCSH दी जाएगी, वो LCSH का यूज करके आपको बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग तो नहीं मिलेगा, CS लिस्ट मिलेगा। CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग आपको दी जाएगी। उस CS लिस्ट में आप देखोगे ना, तो जो सब्जेक्ट वहां पे दिया गया है वही सब्जेक्ट आपको यूज करना है। पर उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे उसमें से? वो अल्फाबेटिकली यूज करना है। सर आप एक बार दिखा दीजिएगा शेयर्स ठीक है, लिस्ट मैं ऑफ देखता हूँ, मेरे पास CS लिस्ट होगी ना तो मैं आपको नेक्स्ट कल मैं दिखा दूंगा आपको, है ना। ओके सर। ठीक है, ये मैं CS लिस्ट आपको मैं कल दिखा दूंगा, उसको कैसे यूज करना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी ये देख लीजिए। ये तो हो गई इसकी मेन एंट्री। हाँ ये मेन एंट्री हो गई। अब इसकी एडेड एंट्री कितनी बनेगी, एक सब्जेक्ट वाली बनेगी,
एक सेकंड ऑथर वाली और एक टाइटल वाली। टाइटल। ठीक है, ठीक तो मेन एंट्री अगर आपकी सही है तो एडेड एंट्री तो आपकी 100% सही होगी, क्योंकि वहां पे आपको केवल हेडिंग ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ये इसकी एडेड एंट्री। ये सब्जेक्ट एडेड एंट्री है। ये सेकंड ऑथर वाली एंट्री, ये टाइटल एंट्री। हमेशा 3 ही एंट्री बनती है। यस, हमेशा 3 ही एंट्री बनती है इसमें। हमेशा 3 ही बनती है ऐसा नहीं है, 3 मिनिमम 3 बनती है। एक मेन एंट्री और 2 एडेड एंट्री, मिनिमम 3 बनती है, उससे ज्यादा बन सकती है। जैसे इसमें 4 बनी है, एक मेन एंट्री, एक ऑथर की एंट्री, एक सब्जेक्ट की एंट्री, एक टाइटल की एंट्री, 4 हो गई। इसके पहले वाले में जो एग्जांपल था उसमें भी तो ऑथर एंट्री बनी, ज्वाइंट ऑथर। जहां पे भी जॉइंट ऑथर है वहां पे 4 एंट्री मिनिमम बनेगी। जहां पे एक ही ऑथर है वहां पे 3 एंट्री ही बनेगी। ट्रेसिंग में 3 चीजें लिखी हुई है, मतलब उसकी कितनी एंट्री हुई, 4 एंट्री। 3 ट्रेसिंग वाली एंट्री और एक मेन एंट्री, 4 एंट्री। ट्रेसिंग में 2 चीजें लिखी हुई है तो उसकी 3 एंट्री बनेगी, 2 ट्रेसिंग वाली एंट्री और एक मेन एंट्री। ठीक है, देन ये इसकी मार्क एंट्री है। अब मार्क एंट्री में कोई पूछ रहा था ना कैसे करना है, तो आप ये जो 0 to 0 वो क्या है, रिपीटेबल फील्ड है, तो आपको इसको रिपीट करना है। फिर से आपको 0 to 0 लिखना है यहाँ पे। एक ही बार लिख के $A 2 बार लिखोगे तब भी नहीं चलेगा। इस $A की जगह, एक जगह $A लिख दिया, एक जगह $B लिख दिया, वो भी गलत है। आपको ये जो फील्ड है इसको रिपीट करना है। ये पूरी फील्ड क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे हमने रिपीट कर दिया उसे। और सर नीचे वाले में इंडिकेटर में डैश नहीं लगाना? हाँ लगा देना, वो तो डैश आएगा ही। ठीक है, 2 डैश यहाँ पे लगा देना है, वो सब कुछ रिपीट हो जाएगा। सर जो रिपीटेबल नहीं होगी उसमें डॉलर चेंज हो जाएगा। क्या? सर जो रिपीटेबल नहीं होगी वो उसमें डॉलर चेंज हो जाएगा। जो रिपीटेबल नहीं है वो रिपीट होगी ही नहीं। वो जो आएगी ही रिपीट, नहीं ना सर, हाँ वो तो आएगी नहीं ना। हाँ वो नहीं आएगी, वो तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन हो वहां पे होगी नहीं कि जो फिर से आ जाए। होगी नहीं। हाँ। ठीक है, जहां पे डबल इंफॉर्मेशन है वो सारी फील्ड रिपीटेबल है, यस सर। या तो सब फील्ड रिपीटेबल है। अब जैसे कि आप ये हमने ISBN का देखा, अब जो ये देखोगे पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन की जो फील्ड है ना वो रिपीटेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो सब फील्ड है वो रिपीटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे लंदन 2, एक ये लंदन है, ये फिर से रिपीट कर दोगे आप $A को, न्यूयॉर्क आ तो जाएगा सर फिर। कॉमा लगा के नहीं लिख सकते? कॉमा नहीं लगाना है आपको, यस कॉमा नहीं लगाना है आपको, ये रिपीट हो जाएगी फिर। जैसे $A करके अगर हम डाटा में लंदन कॉमा न्यूयॉर्क नहीं लिखें नहीं, तो वो नहीं? नहीं करना है, वैसे नहीं होगा वो। $A जैसे है उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, रिपीट करना होगा।
ठीक है, बाकी जो सारे टैग है वो तो एज इट इज, जो कॉमन टैग है वही है सारे। ठीक है, तो केवल यहाँ पे ये चेंज आया है कि 260 में जो फील्ड्स हैं वो रिपीट हुई है, और ISBN नंबर का जो टैग है वो रिपीट होगा, बस उसके अलावा सारे टैग सेम ही रहेंगे। अब ये वाली एंट्री है ना, ये आप कल करके लाइएगा, आज की क्लास बस यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। ये जो है ना, ये पॉपुलर ऑथर की एंट्री के साथ है। पॉपुलर ऑथर, तो ये जो सेकंड ऑथर दिया है उसको कैपिटल में लिखा गया है एग्जाम्पल में, मतलब ये वाला जो ऑथर है वो पॉपुलर ऑथर है। ठीक है, तो आपकी जो मेन एंट्री बनेगी वो इस सेकंड ऑथर से बनेगी, बस उतना चेंज रहेगा, बाकी कोई चेंज इसमें रहेगा नहीं। तो इसको व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, और बाकी तो सब कुछ इसमें सेम रहेगा। सर जो आज का रिकॉर्डेड क्लास है वो भी व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्या? डाल, जो आज का भी जो आपने पढ़ाया है वो जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जा सकता है, वो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। में जो आपने जो एग्जाम्पल समझाए हैं वो उसको नोट करने के लिए थोड़ा सा और समझने। ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप में डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, Yes, तो इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में अभी, यस सर। है ना, तो ये आप कल कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो, और कोई क्वेरी है तो आप नोट करके रखिए, कल मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो गुड नाइट फॉर टुडे, कल मिलते हैं हम लोग। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट थैंक यू एवरीवन। सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।